जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव मोशन एनालिसिस यूजिंग रोटेटिंग एक्सिस। इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट रिलेटिव मोशन एनालिसिस यूजिंग ट्रांसलेटिंग एक्सिस। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास इस फिगर में, जो कि बहरहाल थोड़ी सी डिम है अभी क्योंकि इसके ऊपर जो है वो क्या कहते हैं ओवरले फिगर ड्रॉ की गई है। तो पीछे हमारे पास बेसिकली दो मेंबर्स हैं, एक मेंबर ए बी है और एक मेंबर बी सी है। ठीक है, तो ये दोनों जो मेंबर्स हैं ये आपस में पिन कनेक्टेड हैं एट पॉइंट बी, और इसमें पॉइंट ए जो है वो फिक्स्ड है, जिसके अबाउट मेंबर ए बी जो है वो रोटेट कर सकता है। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों इसमें रोटेशंस पॉसिबल हैं। जबकि जो मेंबर बी सी है, ठीक है, इसमें जो सी हमारे पास क्या कहते हैं पॉइंट है, ये एक पिस्टन से कनेक्टेड है और ये पिस्टन जो है वो हॉरिजॉन्टल मोशन ही परफॉर्म कर सकता है सिर्फ। तो अगर तो जो पॉइंट बी है, ठीक है, यानी कि जो पिन हमारे पास मौजूद है पिन जॉइंट बी, जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रोटेट करेगा तो जो पिस्टन है वो फिर राइटवर्ड डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली मोशन परफॉर्म करेगा, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन परफॉर्म करता है तो पिस्टन फिर लेफ़्ट डायरेक्शन पे ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। ओके, तो बेस्ड अपॉन द कंडीशन हमने अपने जो पॉइंट ए है, यानी कि जो पिन पॉइंट ए है, पिन कनेक्शन, उसको हमने वहाँ पर हमने जो अपना फिक्स रेफरेंस फ्रेम है वो डिफ़ाइन किया हुआ है बाय यूजिंग दिस कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई एंड कैपिटल जी एक्सिस। ओके, इसके अलावा जो पॉइंट बी है इसके ऊपर हमने जो ट्रांसलेटरी जो रेफरेंस फ्रेम है उसका हमने ओरिजिन डिफ़ाइन किया है, जिसको हमने स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई और स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया है। तो आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पे ये जो ट्रांसलेटिंग रेफरेंस फ्रेम है ये रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन ड्यूरिंग रोटेशन इसकी जो ओरिएंटेशन है एक्सिस की वो चेंज नहीं हो रही। एक्स एक्सिस कंटिन्यूसली हॉरिजॉन्टल ही है और इसका जो एंगल है वो चेंज नहीं हो रहा। चूँकि इसका एंगल चेंज नहीं हो रहा और ये रोटेट हो रहा है और एक कर्व पाथवे को ये फॉलो कर रहा है, इसीलिए ये ट्रांसलेटिंग रेफरेंस फ्रेम है। यानी कि ये ट्रांसलेटरी मोशन तो परफॉर्म कर रहा है लेकिन इसकी ओरिएंटेशन सेम है। ठीक है, और बेसिकली ये ट्रांसलेटरी जो मोशन है वो कर्वीलीनियर ट्रांसलेशन है। तो ये मुमकिन था कि यही जो रेफरेंस फ्रेम है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या वर्टिकल डायरेक्शन में, किसी भी और डायरेक्शन में ये ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म करता, और वो रेक्टिलीनियर भी हो सकता था। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ थी। ये दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, ये रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम की है और इसमें हमारे पास अगेन वी हैव टू मेंबर्स ए बी, और ये जो है बेसिकली एट पॉइंट सी जो है यहाँ पर एक स्लीव मौजूद है, जो स्लीव बेसिकली मेंबर डी ई के ऊपर है। ठीक है, इसने इसको सराउंड किया हुआ है। तो अब ये जो मेंबर ए बी है, अगर ये राइट डायरेक्शन में या अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट होता है या आगे की जानिब जाता है, तो जो मेंबर डी ई है इसकी डायरेक्शन या वो क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी और वो नीचे की जानिब आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर दिखाया हुआ है विद द लाइट फिगर। ओके, तो हमने क्या किया, हमने अपनी आसानी के लिए जो फिक्स्ड फ्रेम है उसको हमने, यानी कि जो वो मेंबर जो कि बेसिकली रोटेट हो रहा था उस पर हमने एक टर्मिनल पे हमने क्या किया, हमने अपना फिक्स जो फ्रेम था वो डिफ़ाइन कर लिया, जिसको हमने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से डिफ़ाइन किया। बाकी इसमें जेड एक्सिस भी होगा जो कि ऑब्वियस सी बात है, इस तरह से कुछ होगा, यानी कि स्क्रीन से बाहर आ रहा होगा। ओके, इसी तरह इसी का जो दूसरा हमारे पास कनेक्टिंग पॉइंट था वो बेसिकली ये स्लीव था, और इस स्लीव पे हमने पॉइंट सी लिया हुआ है जो कि हमारे पास रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम है। ये रोटेटिंग इसलिए है क्योंकि अगर आप गौर करें यहाँ पर, तो जैसे ही ये मेंबर डी ई की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी तो जो ओरिएंटेशन होगी इस रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम की वो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा था तो इसमें डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम जो एक्स एक्सिस था वो हॉरिजॉन्टल था, लेकिन जैसे ही ये मेंबर हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, टिल्ट होगा डाउनवर्ड, तो ओरिएंटेशन भी क्या होगी हमारे पास रेफरेंस एक्सिस की, वो भी चेंज हो जाएगी।
यानी कि एंगल चेंज हो जाएगा उसका, जबकि पिछले वाले केस में ऐसा नहीं था, पिछले वाले केस में ओरिएंटेशन सेम रह रही थी। इस केस में ओरिएंटेशन जो है वो चेंज हो रही है, बिकॉज जो रेफरेंस फ्रेम में हमने एक्स एक्सिस लिया है दैट इज़ पॉइंटिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द मेंबर डी ई। तो जैसे ही ये चेंज होगा वैसे ही क्या होगा, इसकी जो क्या कहते हैं रेफरेंस फ्रेम का जो एंगल है थीटा है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सही। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसको नाम दिया है रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम का, क्योंकि यहाँ पर जो रेफरेंस फ्रेम है उसकी ओरिएंटेशन जो है वो चेंज हो रही है। ओके। अच्छा जी, तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस, रिलेटिव मोशन एनालिसिस यूजिंग रोटेटिंग एक्सिस। तो मैं यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स मेंशन है मैं उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हुआ फिर मैं आगे जाऊँगा। ठीक है। Previously, the relative motion analysis for velocity and acceleration was described using translating coordinate system। ठीक है, इससे पहले जो हमने रोटेटिंग क्या कहते हैं relative motion analysis को जो हमने डिस्कस किया था वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए, वो हमने क्या कहते हैं ट्रांसलेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए हमने एक्सप्लेन किया था या फिर डिस्कस किया था। और ये जो हमारे पास एनालिसिस थी, ठीक है, ये उन पॉइंट्स की मोशन को बेसिकली एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर जो कि सेम रिजिड बॉडी के ऊपर मौजूद हो। ठीक है, या फिर अगर वो सेम ना भी हो और डिफरेंट हमारे पास रिजिड बॉडीज़ हो और उनकी मोशन परफॉर्म हो रही हो तो वो बॉडीज़ आपस में पिन कनेक्टेड हों। ठीक है, तो इस तरह की जो हमारे पास बॉडीज़ होती हैं जो कि आपस में पिन कनेक्टेड हो, या फिर अगर वो सेम रिजिड बॉडी पे ही दो पॉइंट्स हैं और हम उनकी मोशन को अगर हम एनालाइज करना चाह रहे हैं तो फिर हम यूजुअली कौन सा जो क्या कहते हैं सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, वो ट्रांसलेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम फिर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर रिलेटिव मोशन एनालिसिस फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ओके। अच्छा जी, तो लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि जितनी भी रिजिड बॉडीज़ होती हैं वो लाजमी तो नहीं है कि वो पिन कनेक्टेड हों। तो हो सकता है उनमें जो कनेक्शन हो वो स्लाइडिंग या फिर रोटेटिंग टाइप का हो, जैसा कि आपने पिछले केस में देखा था कि यहाँ पर हमारे पास जो ये स्लीव थी बेसिकली ये स्लाइड कर रही थी अलोंग द लेंथ ऑफ जो मेंबर डी ई है। ठीक है, यानी कि ये स्लीव जो है कभी आगे की जानिब जाएगी और कभी पीछे की जानिब जाएगी। जब ये राइट साइड पे जाती है स्लीव तो ये जो मेंबर है इसका जो टिल्ट होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने लगता। ठीक है, और जब ये लेफ़्ट साइड पे जाएगी तो इसका जो टिल्ट है वो फिर अपवर्ड डायरेक्शन में होने लगता। तो इस तरह से बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे एक मेंबर दूसरे मेंबर के ऊपर बेसिकली स्लाइड कर रहा है। ओके, और इस स्लाइडिंग कंडीशन में जो रेफरेंस एक्सिस है वो रोटेट हो रहा है। ठीक है जी, तो बेसिकली यहाँ पर जो कनेक्शन है वो स्लाइडिंग टाइप का कनेक्शन है। तो उससे जो है रोटेशन भी हो सकती है और ये भी पॉसिबल है कि अगर ये स्ट्रेट अगर मूव हो तो फिर ये ट्रांसलेटरी मोशन भी परफॉर्म कर सकता होगा। अच्छा जी, द काइनेमेटिक एनालिसिस फॉर सच केस, यानी कि इस तरह के जो केसेस हैं जिनमें हमारे पास जो क्या कहते हैं मेंबर हैं वो आपस में स्लाइडिंग या रोटेटिंग टाइप के हों, तो उनकी जो एनालिसिस होगी काइनेमेटिक एनालिसिस, ठीक है, उसको हम बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सकते हैं अगर हम उनकी मोशन को एनालाइज करें बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम विद बोथ ट्रांसलेट्स एंड रोटेट्स। ठीक है, जो कि ट्रांसलेटरी मोशन भी परफॉर्म कर सकता हो और रोटेटरी मोशन भी परफॉर्म कर सकता हो। तो हमें बेसिकली जो मूविंग एक्सिस होगा वो हमें इस तरह से जो है वो सिलेक्ट करना होगा इस तरह की मोशन को एनालाइज करने के लिए, उनकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वगैरह को। ठीक है, furthermore this frame of reference is useful for analyzing the motion of two points on a mechanism which are not located in the same body and when the particle moves along a rotating path। तो ये वही बात कि या तो स्लाइडिंग हो, ठीक है, या फिर अगर दो पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कि सेम बॉडी पे हैं या फिर अलग भी हैं तो उनकी जो लोकेशन है वो कुछ इस तरह से है, आई मीन जो कि लोकेट नहीं है सेम बॉडी के ऊपर, तो उन पार्टिकल्स की जो मोशन है वो किसी रोटेटिंग पाथ के ऊपर अगर हो रही हो। ओके, अब देखें यहाँ जो आप फिगर देख रहे हो, इस फिगर में हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ठीक है,
तो ये जो पॉइंट ए और पॉइंट बी है, ये दोनों बेसिकली लोकेट करते हैं किसी एक रिजिड बॉडी के ऊपर, जो कि बेसिकली इस ब्लू कलर से जिसको दिखाया गया है। और अगर आप गौर करें यहाँ पर, तो हमारे पास दो एक्सीस मौजूद हैं। एक एक्सीस जो है वो फिक्स्ड एक्सीस है, यानी कि कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से इसको डिनोट किया हुआ है, और दूसरा जो है हमारे पास वो रोटेटिंग एक्सीस है, जिसको हमने स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई एक्सीस से रिप्रेजेंट किया है इधर। तो अगर ये ट्रांसलेटरी एक्सिस होता तो इनकी ओरिएंटेशन कैसी होती, हम इसको इस तरह से लेते, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये वाई हो जाता और ये हमारे पास एक्स होता। लेकिन अभी इस केस में अगर आप देखें तो जो एक्सिस है ये वाला, ये रोटेट हुआ है विद सम एंगल थीटा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट हुआ है। तो अब चूंकि यहाँ पर जो एक्सिस हैं वही रोटेट हुआ है, इसीलिए ये बेसिकली जो मूविंग हमारे पास रेफरेंस फ्रेम है ये रोटेटिंग टाइप का है। ओके, सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अगेन दो इक्वेशंस जो हैं वो डेवलप करेंगे। एक होगी वेलोसिटी की और दूसरी होगी एक्सेलरेशन की, इन दोनों पॉइंट्स यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी की। तो इनमें से जो एक पॉइंट है यानी कि पॉइंट ए, ये इसकी जो लोकेशन है वो ओरिजिन ऑफ द मूविंग रेफरेंस फ्रेम है, जबकि जो पॉइंट बी होगा हमारे पास, ठीक है, वो या तो रोटेट हो रहा होगा अबाउट पॉइंट ए, या फिर यह ट्रांसलेटरी मोशन भी परफॉर्म कर सकता है विद विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ए, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये दो जो एक्सप्रेशंस हैं वो फाइंड करनी है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की। ओके, लेकिन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से पहले हमें इन दोनों पॉइंट्स की जो लोकेशन है वो ठीक तरह से हमें आइडेंटिफाई करनी होगी। अब वो चाहे विद रेफरेंस टू द फिक्स्ड एक्सिस हो या फिर विद रेफरेंस टू द रोटेटिंग एक्सिस हो। ओके, ओके, तो पहले हम बात करते हैं पोजीशन की, राइट। सो कंसिडर द पॉइंट्स ए एंड बी इन फिगर ए लोकेटेड बाय द पोजीशन वेक्टर्स आर ए एंड पोजीशन वेक्टर आर बी मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू द फिक्स्ड एक्स वाई एंड जी कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट ए मौजूद है और एक पॉइंट बी मौजूद है। हमने इन दोनों पॉइंट्स को लोकेट किया है विद रेस्पेक्ट टू द फिक्स्ड एक्स वाई एक्सिस, और जो हमने लोकेशन इन दोनों को की आइडेंटिफाई करी है वो बाय यूजिंग दीज टू पोजीशन वेक्टर्स करी, यानी कि आर ए और आर बी के थ्रू। सो आर ए इज़ बेसिकली द पोजीशन वेक्टर which is locating the point A in the space, while RB is the position vector which is locating the point B. Okay. अब ये जो बेस पॉइंट A है, ठीक है, बेस पॉइंट A है, ये बेसिकली ओरिजिन है एक्स वाई और स्मॉल एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट का, जो कि रोटेटिंग एक्सिस है, या फिर क्या कहते हैं, ये ट्रांसलेटिंग एक्सिस भी पॉसिबल है, आप दोनों में से कुछ भी इसको कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये जो ओरिजिन है ये बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू जो फिक्स्ड एक्सिस है हमारे पास उसके ओरिजिन के रिस्पेक्ट से है, ठीक है। तो हमने बेसिकली इसको फिक्स किया है पॉइंट ए को एट द ओरिजिन ऑफ द स्मॉल एक्स एंड वाई एक्सिस, जो कि ट्रांसलेटिंग और रोटेटिंग दोनों होगा बैक वक्त। जबकि जो पोजीशन बी है, ठीक है, ये जो पॉइंट बी है, हम इसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद बोथ, यानी कि हम चाहें तो इसको विद रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ द फिक्स्ड एक्सिस भी इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि जैसा कि हमने यहाँ पे किया हुआ है कि ये स्मॉल जो वेक्टर आर बी हमारे पास पोजीशन वेक्टर आर बी, इससे हमने इसको लोकेट किया हुआ है। या फिर हमारे लिए ये भी पॉसिबल है कि हम इस पॉइंट बी को विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ द रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम, यानी कि पॉइंट ए के रिस्पेक्ट से भी हम इसको लोकेट कर सकते हैं। और उसके लिए जो हम कन्वेंशन इस्तेमाल करते हैं वो फिर हम आर बी ए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पोजीशन वेक्टर फॉर पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। ओके, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। अब इसके जो कंपोनेंट्स हैं, यानी कि इस आर बी ए के, हम या जो भी मतलब पॉइंट बी है, ठीक है ना, तो इसकी जो पोजीशन के जो हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे इस वेक्टर के,
वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय यूजिंग द क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट्स या यूनिट वेक्टर्स अलोंग कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई एक्सिस, या फिर जिसको हम आई जे भी कह सकते हैं, कैपिटल आई और कैपिटल जे, या फिर जो हमारे पास मूविंग रेफरेंस फ्रेम है हम उसके भी जो एक्सीस हैं या उसके जो यूनिट वेक्टर्स हैं यानी कि स्मॉल आई और स्मॉल जे, हम उससे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं बी को लोकेट करने के लिए। वी कैन ईदर यूज़ small x and small y axis unit vectors, or also we can use the unit vectors of capital X and capital Y axis as well। ठीक है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हमारे पास हमने इस केस में जो है इधर यहाँ पर हमने आर बी ए जो है इसको हम मेजर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई एक्सिस, यानी कि जो मूविंग रेफरेंस फ्रेम है हम उसके रिस्पेक्ट से इस आर बी ए को जो है इसको हम मेजर करेंगे। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई एक्सिस अगर मेजर कर रहे होंगे तो इसका मतलब जो पॉइंट बी होगा हमारे पास, इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो स्मॉल एक्स बी कॉमा स्मॉल वाई बी बन जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पर हमने लिख दिए हैं, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट ए या जो ओरिजिन है हमारे पास इस मूविंग रेफरेंस फ्रेम का, उससे हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, स्मॉल एक्स बी। ठीक है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं वेक्टर की फॉर्म में। इसी तरह अलोंग वाई एक्सिस जो इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो वाई बी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट्स बना लेंगे किसका, पॉइंट बी का। ओके, तो इट्स वेरी सिंपल कि अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें आर बी को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं बेसिकली, आर ए, ठीक है, पोजीशन वेक्टर आर ए, पोजीशन वेक्टर आर बी और एक पोजीशन वेक्टर आर बी ए। सो हियर व्हेन वी सम दीज टू वेक्टर्स यानी कि आर ए और आर बी ए, वी विल गेट आर बी। सो वी कैन राइट द एक्सप्रेशन आर बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी ए। और इससे पहले आपने देखा ही है कि जो आर बी ए है इसको अगर हम वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें विद रेफरेंस विद रेस्पेक्ट टू द मूविंग रेफरेंस फ्रेम, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स बी आई स्मॉल आई और वाई बी स्मॉल जे, क्योंकि हम यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं वो मूविंग रेफरेंस फ्रेम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, तो ठीक है भाई, तो जो नेक्स्ट हमारे पास क्या कहते हैं सेक्शन है वो है वेलोसिटी की डेरिवेशन या वेलोसिटी की एक्सप्रेशन फाइंड करना। तो हमने चूँकि जो पोजीशन है उसकी एक्सप्रेशन हमने फाइंड कर ली है, ठीक है, और यानी कि पॉइंट बी की भी मालूम कर ली है विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस मूविंग रेफरेंस फ्रेम, और हमने इसको विद रेस्पेक्ट टू द क्या कहते हैं जो फिक्स्ड एक्सिस है उसके रेस्पेक्ट से भी हमने इसकी पोजीशन फाइंड कर ली है। तो दोनों तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ था पिछली स्लाइड में। ठीक है, एक ये वाली एक्सप्रेशन थी और एक ये वाली एक्सप्रेशन थी, दिस इज़ फॉर आर बी एंड दिस इज़ फॉर आर बी ए। यहाँ से भी हम आर बी ए फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो आपको पता है जो वेलोसिटी होती है वो टाइम डेरिवेटिव होता है पोजीशन का या डिस्प्लेसमेंट का। तो इस केस में हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है आर बी इज़ इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, जो कि हमने पीछे देखा था। तो अगर हम यहाँ पे इसका टाइम डेरिवेटिव ले लेते हैं इस पोजीशन की एक्सप्रेशन का, तो ऑब्वियस सी बात है डी ओवर डी टी ऑफ आर बी बराबर हो जाएगा वी बी के। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी इसी तरह से डी ओवर डी टी ऑफ आर ए बराबर हो जाएगा वी ए के। और ये दोनों जो है हमारे पास ये एब्सोलूट वेलोसिटीज़ हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये विद रेस्पेक्ट टू द फिक्स्ड जो एक्सीस हैं, ठीक है ना, उसके रिस्पेक्ट से हैं, यानी कि कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के रिस्पेक्ट से हैं। तो इसीलिए ये दोनों जो होंगे ये एब्सोलूट होंगे हमारे पास। लेकिन जो आर बी ए है, ठीक है, तो इसमें जो पोजीशन वेक्टर है ये बेसिकली पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए है, और जो ए है हमारे पास वो कोई फिक्स्ड नहीं है, पॉइंट ए वो मूविंग है। तो इसीलिए अब ये जो है हमारे पास वो मूविंग है, और मूविंग भी वो ट्रांसलेटरी भी पॉसिबल है और वो रोटेटरी भी पॉसिबल है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये फिक्स नहीं होगा या फिर एब्सोलूट नहीं होगा। तो हमें इसकी जो क्या कहते हैं एक्सप्रेशन है वो फिर सेपरेटली फाइंड करनी पड़ेगी इसकी टाइम डेरिवेटिव की, यानी कि वेलोसिटी की। ओके,
अच्छा भाई, तो अब देखें ये जो डी आर बी ए ओवर डी टी है, ठीक है, दिस इज़ द टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर आर बी ए, और ये बराबर हो सकता है डी ओवर डी टी ऑफ एक्स बी प्लस एक्स बी आई प्लस वाई बी जे, बिकॉज जो आर बी ए वैक्टर था वो बराबर किसके था यहाँ पर, एक्स बी आई प्लस वाई बी जे के बराबर था। ओके, तो हम आर बी ए को रिप्लेस कर सकते हैं बाय इट्स कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट वेक्टर्स। तो अब अगर हम इसका टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, एक हमारे पास आई है और एक एक्स बी है। इसी तरह दूसरी टर्म में हमारे पास वाई बी और जे होगा। तो अब चूंकि दो क्वांटिटीज़ हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, दैट्स वाई वी विल हैव टू यूज़ हियर द u इंटू वी फार्मूला। ओके, तो अब जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो इसको उसी तरीके से लेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारे पास पहली वाली टर्म है, इसमें हमने टाइम डेरिवेटिव लिया हुआ है किसका, एक्स बी का, और हमने आई को वैसे ही रखा हुआ है। अगली टर्म में हमने टाइम डेरिवेटिव लिया हुआ है आई का, जबकि एक्स बी को हमने वैसे ही छोड़ा हुआ है। इसी तरह से हमने वाई बी और जे के साथ भी किया है। ओके, तो हमारे पास बेसिकली अब चार टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है जी, तो जब ये चार टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी तो जो सिमिलर हमारे पास टर्म्स होंगी उनको हम ग्रुप कर लेते हैं, यानी कि डी एक्स बी ओवर टी आई और डी वाई बी जे ओवर टी, इन दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं। इसी तरह जो हमारे पास यूनिट वेक्टर्स का जो डेरिवेटिव है वो वाली टर्म हम एक साथ लिख लेते हैं। ओके, ग्रुप की फॉर्म में। अच्छा जी, अब ये जो हमारे पास जो पहला जो ग्रुप बना हुआ है या जो पहला सेट है हमारे पास, ठीक है, डेरिवेटिव्स का, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है पैरेंथेसिस के अंदर, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी। ठीक है, यानी कि जो इसके दो कंपोनेंट थे हमारे पास, एक एक्स कंपोनेंट था और एक वाई कंपोनेंट था। ठीक है, तो ये इन दोनों कंपोनेंट्स की वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि टाइम के साथ इनमें जो चेंज आ रही होगी ना पोजीशन में, एक्स में और वाई में, पॉइंट बी के, ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और जो रेफरेंस है हमारे पास वहाँ पर किसके रिस्पेक्ट से, वो बेसिकली ओरिजिन ऑफ एक्स वाई एंड जी कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक्सिस से, ये बेसिकली उसके रिस्पेक्ट से ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या कहते हैं, पोजीशन का चेंज, यानी कि वेलोसिटी। सो बेसिकली जो पहला सेट है हमारे पास, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द मूवमेंट ऑफ पॉइंट बी, या इसके कोऑर्डिनेट्स जो मूव कर रहे होंगे, ठीक है, उनकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है विद रेफरेंस या विद रेस्पेक्ट टू द मूविंग एक्स वाई एंड जी कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स को जो है हम बेसिकली कंबाइन करके क्या कह सकते हैं, वी बी ए एक्स वाई जी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है, और विद रेस्पेक्ट टू द एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो वी कैन बेसिकली राइट वी बी ए एक्स वाई जी इन प्लेस ऑफ डी एक्स बी ओवर डी टी आई प्लस डी वाई बी ओवर डी टी जे। ओके, तो ये पहले सेट की इंटरप्रिटेशन थी जिसके, जबकि जो दूसरा वाला है हमारे पास, यानी कि जो सेकंड सेट है पैरेंथेसिस का, तो ये बेसिकली क्या शो कर रहा है, दिस इज़ आई मीन डी आई ओवर डी टी एंड डी जे ओवर डी टी। अच्छा, अब आई क्या होता है हमारे पास, आई इज़ बेसिकली यूनिट वेक्टर एंड इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन। इसी तरह जो जे है वो भी क्या है, यूनिट वेक्टर है वाई एक्सिस का, और ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब डी आई ओवर डी टी या डी जे ओवर डी टी, इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है या ओरिएंटेशन चेंज हो रही है किसकी, एक्सिस की। अब विद इन अ यूनिट टाइम जितना ज़्यादा इसका आई मीन एंगल चेंज होगा या जो ओरिएंटेशन है वो चेंज होगी एक्स और वाई एक्सिस की, उतना ही ज़्यादा इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ जो डिपिक्शन की जा रही है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस है, जो हमारे पास मूविंग रेफरेंस फ्रेम है उसकी। तो चूंकि हमने कहा कि जो हमारे पास मूविंग रेफरेंस फ्रेम है दैट कैन ट्रांसलेट एज वेल एज इट कैन रोटेट। ठीक है, तो ये जो बता रहा है ये बेसिकली रोटेशन को बता रहा है। ठीक है, कि जो एक्सीस किस हिसाब से चेंज हो रहे हैं। अभी देखें यहाँ पर जो फिगर आपके पास बनी हुई है, अभी इसकी ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से है। ठीक है, मैं इसको रेड कलर से इसको ओवरलाइन या ओवरलैप कर रहा हूँ, ओवरराइट कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कुछ देर के बाद इसकी जो ओरिएंटेशन है वो इस तरह से हो जाए। इसका मतलब अब ये एंगल थीटा चेंज हो गया इसकी ओरिएंटेशन, यहाँ पर भी एंगल थीटा चेंज हो जाएगा इसकी ओरिएंटेशन।
तो ये किस तेज़ी से चेंज हो रहा है वो बेसिकली क्या होगा, डी आई ओवर डी टी और डी जे ओवर डी टी। ओके, सो जब भी यहाँ पर मेंशन है कि इन द सेकंड सेट ऑफ पैरेंथेसिस द इंस्टेंटेनियस टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द यूनिट वेक्टर्स आई एंड जे इज मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर लोकेटेड एट द फिक्स्ड कैपिटल एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर जो ये ओरिएंटेशन चेंज हो रही है ऑब्वियस सी बात है, इट इज़ विद रेस्पेक्ट टू द फिक्स्ड क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि जो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हमारे पास जो एक्सीस हैं, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसके रिस्पेक्ट से अगर ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हुआ होगा ना तो वो इन एक्सीस को रोटेट होता हुआ देख रहा होगा, यानी कि एक्स एक्सिस इधर आ जाएगी, फिर यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, इस तरह से जो वाई एक्सिस है वो भी फिर कॉरेस्पॉन्डिंगली ऐसे और फिर ऐसे रोटेट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। तो इसके लिए ऑब्जर्वर का यहाँ खड़ा होना लाजमी है। ओके, ओके, तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने वही वाली एक्सप्रेशन जो हमने पीछे डिटरमाइन करी थी डी आर बी ए ओवर डी टी की, ठीक है, यहाँ पे मैंने दोबारा रेफरेंस के लिए जो है वो मेंशन करी है, ताकि क्योंकि ये आगे फिर हमें हमें आई मीन रेफरेंस के लिए फिर इसको इस्तेमाल भी करेंगे हम। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो फिगर बनी हुई है हमारे पास, ठीक है, ये वाली, इस फिगर में जो सॉरी इस फिगर में जो ओरिएंटेशन है हमारे पास इनिशियली, यानी कि जो यूनिट वेक्टर्स हैं या स्मॉल एक्स और जो वाई एक्सिस है, ठीक है, ये उसका यूनिट वेक्टर आपको दिखाया गया है। ठीक है, ये एरो है और इसी तरीके से ये हमारे पास वाई एक्सिस है। मैं थोड़ा बेहतर अगर इसको ड्रॉ कर सकूं, वैसे तो खैर ड्रॉ हुआ है, मसला नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास आई है और ये जे है। ठीक है, ये इनिशियली है। अब होता क्या है कि टाइम डी टी जो है वो पास होता है, और जब टाइम डी टी पास होता है तो आ, एक एंगल चेंज होता है इस आई यूनिट वेक्टर का, और वो क्या बन जाता है, आई डैश बन जाता है, क्योंकि डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाएगी। और जो एंगल चेंज होगा वो कितना होगा, डी थीटा होगा, यानी कि यहाँ से एंगल चेंज होकर के इतना हो जाता है। इसी तरह से ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ डी थीटा चेंज होगा तो वाई एक्सिस में भी जो चेंज आएगा वो भी किसका होगा, डी थीटा का ही होगा। सही। तो अगर हम मालूम करना चाहते हैं कि इसकी लेंथ क्या होगी, तो ऑब्वियस सी बात है, जो लेंथ होती है आपको पता है कि यानी कि जो चेंज है हमारे पास रोटेटिंग, उसकी लेंथ क्या है, आर्क की लेंथ, तो वो एस इज़ इक्वल टू आर थीटा होता है। सही। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हमारे पास पहले आई था, फिर ये क्या बन गया, आई डैश बन गया। तो जो तब्दीली आई है वो कितनी आई होगी, डी आई की आई होगी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का वेक्टर होगा। ओके, इसी तरीके से जो जे हमारे पास वेक्टर था उसमें भी जो चेंज आया होगा वो चेंज आने के बाद ये जे डैश बन गया, और जो चेंज आया होगा वो क्या आया होगा, डी जे आया होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दीज चेंजेस डी आई एंड डी जे आर ड्यू टू द रोटेशन डी थीटा ऑफ एक्स वाई एंड जी एक्सिस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब ये रोटेट होगा तो कितना रोटेट होगा, डी थीटा एंगल रोटेट होगा, किसका, एक्स वाई और जी एक्सिस का। अब जो जी एक्सिस है वो तो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा, क्योंकि वो वर्टिकली यहाँ पे यानी कि जो ओरिजिन है हमारे पास इससे बाहर की जाने आ रहा होगा स्क्रीन से। ठीक है, तो जब वो रोटेट होगा तो उसकी रोटेशन हमें फील नहीं होगी, जो विजिबल होगा वो बेसिकली एक्स और वाई एक्सिस का ही होगा। ओके, तो अगर हम वेक्टर की फॉर्म में देखें तो बेसिकली जो आई डैश है ये न्यू ओरिएंटेशन है किसकी, आई की, यूनिट वेक्टर आई की या डायरेक्शन आई की। और ये कब आएगी, जब इस आई में एड अप होगा क्या, डी आई। सो वी कैन राइट आई डैश इज़ इक्वल टू आई प्लस डी आई। और इसी तरीके से जो हमारे पास जे की डायरेक्शन थी, यानी कि वाई एक्सिस की डायरेक्शन थी इनिशियली, वो चेंज होगी बाय डी जे, यानी कि उसमें डी जे ऐड हो जाएगा और क्या मिलेगा हमें, जे कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। सो वी कैन राइट जे डैश इज़ इक्वल टू जे प्लस डी जे। ओके, अच्छा, अब जो मैग्नीट्यूड होगी हमारे पास क्या कहते हैं, डी आई और डी जे की। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, ये है यूनिट वेक्टर, तो इनकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, 1 इंटू डी थीटा होगा, क्योंकि जो डी आई है बेसिकली वो एज आ उसको हम एस ले लेंगे। ठीक है ना, एस इज़ इक्वल टू आर
थीटा। तो इस केस में हमारे पास जो s है वो क्या हो जाएगा, डी आई, ठीक है। और r हमारे पास क्या हो जाएगा, i का मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड, और थीटा जो है हमारे पास वो कितना है, डी थीटा है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, डी आई इज़ इक्वल टू, आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, और आगे हमारे पास डी थीटा जो भी एंगल में चेंज आएगा उसकी वैल्यू होगी। सो दैट्स वाई we can write that the magnitude of di and dj is equal to 1 थीटा। दोनों का मैग्नीट्यूड यही सेम होगा 1 डी थीटा, क्योंकि i हो या i डैश हो, j हो या j डैश हो, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर ही होता है। ओके, तो ये तो हमने बात कर ली मैग्नीट्यूड की, डी आई और डी जे की। अब डी आई और डी जे की जो डायरेक्शन है वो भी हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। वो अगर आप गौर करें यहाँ पर, तो डी आई की डायरेक्शन जो है ये देखें, ये अपवर्ड है यहाँ पर, ठीक है। ये डी आई है, इसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड इस तरीके से, और ये बिल्कुल पैरेलल है किसके, इस जे वेक्टर के, ठीक है। इसी तरीके से जो डी जे है हमारे पास, ठीक है, ये वाला डी जे, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये लेफ़्ट डायरेक्शन में थोड़ा डाउनवर्ड है, और ये बिल्कुल पैरेलल है किसके, आई के, लेकिन बेसिकली डायरेक्शन इसकी क्या होगी, माइनस आई होगी, यानी कि ये वाली डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल होंगे। सो हम ये बात कह सकते हैं कि जो हमारे पास वेक्टर्स डी आई और डी जे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड तो 1 डी थीटा है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो दोनों की डिफरेंट है। डी आई की डायरेक्शन बेसिकली जे है, और डी जे की डायरेक्शन बेसिकली क्या है, माइनस आई है। ओके, तो अब अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को लिखना चाहें, या डी आई ओवर डी टी को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें, तो फिर हम किस तरह से कर सकते हैं, वी कैन राइट डी आई ओवर डी टी इज़ इक्वल टू डी थीटा ओवर डी टी जे, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास क्या कहते हैं, यानी कि डी आई था, हमने देखा था डी आई का मैग्नीट्यूड किसके बराबर था, 1 डी थीटा के बराबर था, तो हमने डी आई को रिप्लेस किससे कर दिया, 1 डी थीटा से, सही। और ऑब्वियस सी बात है, ये जो आई है ये वेक्टर है, ठीक है ना, तो हमें इसको इक्विवेलेंट लेना है, तो उसमें मैग्नीट्यूड भी आएगा और डायरेक्शन भी आएगी। तो जो डी थीटा होगा वो डी आई का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, बाकी नीचे डी टी मौजूद है, डी टी वैसे ही आ जाएगा। अब डायरेक्शन भी तो हमें दिखानी है इस डी आई की, तो वो बेसिकली क्या हो जाएगी, वो जे हो जाएगी, जो कि हमने भी पीछे देखा, ऑब्ज़र्व किया ना कि डी आई की डायरेक्शन मैच किससे कर रही थी, जे की डायरेक्शन से कर रही थी, सेम थी। सो हमने डी आई का मैग्नीट्यूड क्या लिखा, डी थीटा, और इसकी डायरेक्शन हमने क्या लिखी, जे लिख दी। तो अब ये क्या बन गया है, दोनों मिलके वेक्टर फॉर्म कर लेंगे। ओके, सो वी कैन राइट डी आई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू डी थीटा ओवर डी टी इंटू जे, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जो डी जे ओवर डी टी है, अगेन इसका मैग्नीट्यूड तो वही सेम होगा, डी थीटा, लेकिन जो डायरेक्शन होगी इसकी वो किससे मैच कर रही थी, माइनस आई से, यानी कि जो आई हमारे पास यूनिट वेक्टर था उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन थी, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसकी डायरेक्शन माइनस आई लिख दी है, सही। तो अगर आप गौर करें, यहाँ पर हमने सिंबल इस्तेमाल किया है क्या चीज़, ओमेगा का, और इधर भी हमने ओमेगा यूज़ किया है। दिस ओमेगा इज़ बेसिकली डी थीटा ओवर डी टी, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी है ये, ठीक है। तो वहाँ हमने ओमेगा जो है वो डब्ल्यू वाला इस्तेमाल किया था, यहाँ हम ओमेगा जो है वो ओम्स लॉ वाला जो ओमेगा होता है, ओम वाला, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और ये सिर्फ इसलिए है कि आप डिफरेंस समझ सकें या डिफरेंस रख सकें कि जो एनालिसिस है मोशन की वो विद रेस्पेक्ट टू ट्रांसलेटरी एक्सिस हो रही है या विद रेस्पेक्ट टू रोटेटिंग एक्सिस आप कर रहे हो। तो इन केस ऑफ रोटेटिंग एक्सिस यहाँ पर हम जो वेलोसिटी होगी उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो दैट्स वाई डी थीटा ओवर एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट्स वाई डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू ओमेगा। ओके, अच्छा जी, अगर हम चाहें तो ये जो डी आई ओवर डी था, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट वेक्टर स्मॉल आई, या जो स्मॉल एक्सिस एक्स एक्सिस था उसका जो रेट ऑफ चेंज है एंगल का, ठीक है ना, उसको हम चाहें तो हम इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं,
आप यहाँ पर देखें डी आई ओवर डी टी इज़ इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आई, ठीक है। तो आपको पता है कि जो ओमेगा है बेसिकली ये क्या है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, यानी कि जो पॉइंट बी होगा वो रोटेट हो रहा होगा अबाउट पॉइंट ए, ठीक है। तो इस केस में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ओमेगा बना हुआ है और इसके साथ जो रोटेशन हो रही है वो कौन सी हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। तो जब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रही होती है तो हम इस रोटेशन की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को अलाइन करते हैं और थंब इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ ओमेगा या वेलोसिटी। और ऑब्वियस सी बात है वो या तो परपेंडिकुलरली स्क्रीन के आउटवर्ड होगी या फिर इसके इनवर्ड होगी, जैसा कि हमने क्लास में डिस्कस किया था। तो इस केस में ऑब्वियस सी बात है कि जो डायरेक्शन होगी ओमेगा की वो स्क्रीन से बाहर आ रही होगी, ठीक है, यानी कि आउटवर्ड होगी। तो अगर हम इस ओमेगा को यानी कि मैग्नीट्यूड को, जो कि ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी की, अगर उसको हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, ये कैपिटल ओमेगा से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो ओमेगा है, ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये ओमेगा और के फिर क्रॉस आई। वो किस लिए? वो इसलिए कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने जो यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, और आप देख रहे हैं कि ये जो के क्रॉस आई है बराबर किसके होता है, जे के होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर के हो जाएगा, ठीक है, और ये आई होगा, तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, जे के बराबर आएगा। बाकी जो ओमेगा होगा जो कि बोल्ड नहीं है वो ऑब्वियस सी बात है इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, सही। तो हम ये बात भी कह सकते हैं कि ये बेसिकली क्या है, ओमेगा के क्रॉस 1 आई, ठीक है। जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड ये ओमेगा है, जो कि बोल्ड में नहीं होगा, डायरेक्शन इसकी के हो जाएगी। इसी तरह जो आई है हमारे पास ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो मैग्नीट्यूड आपस में हो जाएंगे और के और क्रॉस आई आपस में होंगे, तो जो ओमेगा इंटू 1 हमें ओमेगा मिल जाएगा, ठीक है ना, ओमेगा, और के क्रॉस आई हमें क्या मिल जाएगा, जे मिल जाएगा। सो बेसिकली in other words we can represent this omega j vector by the cross product of two vectors omega cross I, ओके। जिस तरह से हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है उसी तरह हम यहाँ पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं माइनस ओमेगा आई को बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा क्रॉस जे, और यहाँ पर भी वही सेम रूल जो कि हमने पहले किया था, ये बेसिकली के होगा और ये क्या होगा, जे होगा। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, वो माइनस आई के बराबर होगा। तो आप देख लें यहाँ पर जो टेबल है उसमें के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई। सो वी हैव रिप्रेजेंटेड दिस माइनस ओमेगा आई एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ के एंड जे, ओके। तो हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब अगर हम चाहें तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन ऊपर लिखी हुई है रेफरेंस के लिए, डी आर बी ओवर डी टी इज़ इक्वल टू डी एक्स बी ओवर डी टी आई प्लस डी वाई बी ओवर डी टी जे प्लस ब्रैकेट और फिर एक्स बी डी आई ओवर डी टी प्लस वाई बी डी जे ओवर डी टी। तो हम इसको जो यानी कि जो फाइनल हमारे पास एक्सप्रेशन हो सकती है डिटेल में वो क्या हो सकती है, इसमें हमने देखा था कि जो डी एक्स बी यानी कि जो पहला हमारे पास पैरेंथेसिस था वो किसके बराबर था, वी बी ए एक्स वाई जी के बराबर था। ये हमने पहले इसको शो भी किया था, ठीक है, ये वी बी ए ओवर वी बी ए एक्स वाई स्मॉल एक्स वाई जी के बराबर था, ओके। तो हम इस फर्स्ट पैरेंथेसिस को इससे रिप्लेस कर सकते हैं, फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी फिर आप देख रहे हैं प्लस ओमेगा क्रॉस एक्स बी आई प्लस वाई बी जे, ये बेसिकली जो हमारे पास सेकंड पैरेंथेसिस है या जो सेकंड सेट है हमारे पास डेरिवेटिव्स का, हम उससे इसको मेंशन करेंगे। और वो कैसे कर सकते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर इस पैरेंथेसिस में डी आई ओवर डी टी है और डी जे ओवर डी टी है, ठीक है। डी आई ओवर डी टी किसके बराबर है, ओमेगा क्रॉस आई के, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इसी तरह जो डी जे ओवर डी टी है उसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे डी जे ओवर डी टी की जगह पर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स बी ओमेगा क्रॉस आई यहाँ पर, और दूसरे वाले में वाई बी ओमेगा क्रॉस जे हो जाएगा, ओके। तो उस तरह से फिर अगर हम ओमेगा यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा क्रॉस एक्स बी आई प्लस वाई बी जे, ओके।
तो बाकी आपको पता है कि जो एक्स बी आई प्लस वाई बी जे है वो किसके बराबर था, वो आर बी ए के बराबर था। ये हमने जो पोजीशन वेक्टर था जब हम वो डिफ़ाइन कर रहे थे तब हमने इसको मेंशन किया था यहाँ पर, ठीक है। ये देखें आर बी ए इज़ इक्वल टू एक्स बी आई वाई बी जे, यानी कि पोजीशन ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। और ये ए कहाँ था हमारे पास, जो मूविंग एक्सिस था या जो रोटेटिंग एक्सिस था उसका ओरिजिन था। तो उसके लिहाज से हमने इसकी पोजीशन को डिफ़ाइन किया था बाय यूजिंग दीज यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। ऐसे कोऑर्डिनेट्स हमने इस्तेमाल किए थे। सो इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वी बी ए एक्स वाई ज़ी प्लस ओमेगा क्रॉस आर बी ए, बिकॉज आर बी ए किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, यानी कि एक्स बी आई प्लस वाई बी जे के बराबर होगा। तो अब हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन होगी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी की, जो बेसिकली हमने पीछे यहाँ पर छोड़ दिया था, यानी कि वी बी इज़ इक्वल टू वी ए डी आर बी ओवर डी टी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी हमें मालूम करना था और उसके लिए हमें चाहिए था वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, ठीक है। यानी कि जो एक्सिस है उसकी अपनी वेलोसिटी ओरिजिन की, उसके बाद फिर पॉइंट बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज़ को या एक्सप्रेशंस को हम इस वाली एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। तो जब पुट करेंगे यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, वी बी इज़ इक्वल टू वी ए, ठीक है। देखें वी बी इज़ इक्वल टू वी ए, तो वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया, वी बी इज़ इक्वल टू वी ए। बाकी जो हमारे पास यहाँ पर डी आर बी ए ओवर डी टी है, ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा, डी आर बी ओवर डी टी, वो बराबर आ जाएगा इस वाली एक्सप्रेशन के, यानी कि वी बी एक्स वाई जी प्लस ओमेगा क्रॉस आर बी ए। तो यहाँ पर ओमेगा क्रॉस आर बी ए पहले लिखा हुआ है और वी बी एक्स वाई जी बाद में लिखा हुआ है, ठीक है। सो दिस विल बी द इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी कंसिडरिंग द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए एंड द चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ द रोटेटिंग एक्सिस, ठीक है। ये वो किस रेट ऑफ चेंज से उसकी एंगल जो है वो चेंज हो रहा होगा। साथ में हमारे पास वी बी एक्स वाई जी बी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ द मूविंग एक्सिस भी है। तो इसमें हमने जो वेलोसिटी की जो हमारे पास जो पॉइंट बी की वेलोसिटी उसमें हमने सबको शामिल कर लिया। अगर जो ओरिएंटेशन है यानी कि जो पॉइंट ए है अगर वो भी मूव हो रहा है, यानी कि पूरा पूरा एक्सिस है, अगर वो भी मूव हो रहा है तो वो भी हमने शामिल कर लिया, प्लस उसकी रोटेशन भी इंक्लूड कर ली, प्लस अगर बी जो है पॉइंट बी अगर वो सेपरेटली भी मूव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए तो हमने उसकी वेलोसिटी भी इसमें इंक्लूड कर दी। तो इसमें सारे की सारी टर्म्स इसमें शामिल हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में बेसिकली जो हमारे पास एक्सप्रेशन जो हमने अभी ड्राइव करी है वी बी की, उसकी यहाँ पर की गिवन है वी बी इज़ इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी मेजर्ड फ्रॉम एक्स वाई जी रेफरेंस, यानी कि जो फिक्स्ड एक्सिस है उसके हिसाब से अगर हम वेलोसिटी यानी कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी अगर हम मालूम करना चाहें तो वो बेसिकली वी बी के बराबर। इसी तरह वी ए जो है वो वेलोसिटी ऑफ ओरिजिन ए, जो रेफरेंस एक्सिस हमारे पास मूविंग रेफरेंस एक्सिस है उसका जो ओरिजिन है उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो है वो है, ओके, with respect to the XYZ reference, capital XYZ reference. Then VBAXYZ, this is basically the velocity of point B with respect to point A. Considering कि जो हमारे पास ऑब्जर्वर है वो कहाँ खड़ा हुआ है, वो रेफरेंस एक्सिस के यानी कि जो मूविंग रेफरेंस एक्सिस है उसके ओरिजिन पे खड़ा हुआ है, यानी कि स्मॉल XYZ जो एक्सिस है उसके ओरिजिन पे खड़ा हुआ है ऑब्जर्वर, और उसके हिसाब से जो पॉइंट B है वो मूव हो रहा है, ओके। तो वो बेसिकली क्या होगा हमारे पास वी बी ए एक्स वाई स्मॉल एक्स वाई जी होगा। इसी तरह जो ओमेगा है हमारे पास, दिस इज़ बेसिकली द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एक्स वाई जी एक्स, यानी कि जो हमारे पास पूरा का पूरा जो रेफरेंस एक्सिस है हमारे पास वो क्या हो रहा है, वो एंगुलर वेलोसिटी परफॉर्म कर रहा है, मींस वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। और ये जो रोटेशन है वो हम ऑब्वियस सी बात है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स वाई एन जी के रिस्पेक्ट से हम इसको क्या कहते हैं करेंगे, ओके। देन हमारे पास स्मॉल ये जो पोजीशन वेक्टर आर बी ए है, दिस इज़ बेसिकली पोजीशन वेक्टर आर, यानी कि जो पॉइंट बी है उसकी लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। सो दिस इज़ द पोजीशन ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए।